जरा सोचिए, आप एक कमरे में बैठे हैं। अंधेरा है, बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही। आपकी आंखें बंद हैं। आप कुछ नहीं देख रहे, न महसूस कर रहे, न सुन रहे, और फिर भी आपको पता है कि आप वहां हैं। आपको मालूम है कि आप हैं। लेकिन कैसे? ये जो पता है, ये जो जानकारी है कि मैं हूं, इसे हम कहते हैं चेतना, कॉन्शियसनेस। और इसी चेतना से शुरू होती है हमारी जर्नी, एक सफर जो 50 थ्योरीज के जरिए हमें उस जगह ले जाएगा जहां लॉजिक, साइंस और एग्जिस्टेंस अपने सबसे अजीबोगरीब रूप में दिखाई देंगे। एक ऐसा सफर जहां हर थॉट एक सवाल बन जाता है और हर आंसर एक और गहरी मिस्ट्री। रात है, दुनिया सो रही है, और आप इस वीडियो के जरिए उस एक सवाल की तरफ जा रहे हैं जो इंसान ने हमेशा से पूछा है, मैं कौन हूं? तो शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट। हम सब इस दुनिया में जी रहे हैं। कुछ हंस रहे हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ भाग रहे हैं और कुछ सिर्फ सोच रहे हैं। लेकिन एक चीज सब में कॉमन है, हम सब महसूस कर रहे हैं अपने होने का, अपनी सोच का, अपने दर्द का, अपनी खतुशी का, अपने अस्तित्व का। ये अवेयरनेस, ये जो फीलिंग है कि मैं हूं और मैं दुनिया को देख रहा हूं, वही तो है चेतना। लेकिन क्या यह सिर्फ एक इल्यूजन है? क्या यह सिर्फ दिमाग का एक ग्लिच है? या ये कुछ ऐसा है जो साइंस भी नहीं समझ पाई? इस सेगमेंट में हम समझेंगे कि चेतना क्या है, या कम से कम हम कोशिश करेंगे, क्योंकि सच तो यह है, कोई नहीं जानता कि चेतना असल में क्या है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। जब आप सुबह उठते हैं, आंखें खोलते हैं, अपने रूम को देखते हैं, आपका माइंड तुरंत रिएक्ट करता है, मैं जग गया हूं। लेकिन सवाल यह है, कौन जग गया? क्या आपका बॉडी, आपका ब्रेन, या कुछ और? क्या यह मैं सिर्फ न्यूरॉन्स की फायरिंग का रिजल्ट है, या कुछ और गहरा? साइंस कहती है आपका ब्रेन एक बायोलॉजिकल मशीन है। 1 लाख करोड़ न्यूरॉन्स हर सेकंड में हजारों सिग्नल्स भेज रहे हैं। ये सिग्नल्स आपको महसूस कराते हैं गर्मी, ठंड, दर्द, प्यार, खुशी। लेकिन बात यह है, अगर ब्रेन सिर्फ एक मशीन है, तो कैसे वो रियलाइज करता है कि वो मशीन है? क्या एक कंप्यूटर को पता होता है कि वो कंप्यूटर है? यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी मिस्ट्री, द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। ऑस्ट्रेलियन फिलोसोफर डेविड चाल्मर्स ने इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर बनाया। उनका कहना था, हम साइंटिफिकली समझा सकते हैं कि ब्रेन इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, लेकिन कैसे और क्यों उस प्रोसेसिंग से एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, एक फीलिंग निकलती है, यह हम नहीं जानते। जैसे अगर आप लाल रंग देखते हो, आपको एक लालपन महसूस होता है। यह जो महसूस करने वाली चीज है, जिसे फिलोसोफर्स क्वालिया कहते हैं, वो कहां से आती है? यह सवाल इतना सिंपल लगता है, लेकिन जवाब इतना कॉम्प्लेक्स है कि साइंस भी अब तक सिर्फ स्पेक्यूलेशन ही कर पाई है। एक्सप्लोरेशन ऑफ इम्प्लीकेशंस। अगर हम नहीं समझ पाए कि चेतना क्या है, तो इसका मतलब है हम अपने ही एक्सिस्टेंस को नहीं जानते। और अगर हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, तो जो कुछ भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, खुशी, दर्द या जिंदगी के डिसीजन, सबका बेस शेकी हो जाता है। क्या मैं एक रियल इंडिविजुअल हूं, या एक सिमुलेशन का कैरेक्टर? क्या मैं कॉन्शियसली सोच रहा हूं, या सिर्फ एक इल्यूजन में जी रहा हूं जहां मुझे लग रहा है कि मैं सोच रहा हूं? और सबसे बड़ी बात, अगर मैं ही नहीं हूं, तो कौन है? टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस। जरा सोचिए, आपका हर थॉट, हर फीलिंग, हर इमोशन, ये सब कहां से आ रहे हैं? क्या ये सिर्फ केमिकल रिएक्शंस हैं, या कुछ ऐसी चीज जो मैटर से परे है? ये थॉट फिलोसोफर्स और संतों दोनों को रात भर जगाता रहा है। वेदांत के अनुसार अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, एक अल्टीमेट चेतना। जिसे हम अलग अलग देखते हैं, वो सब एक ही है। चेतना फ्रेगमेंटेड नहीं है, बल्कि एक ओशन है जिसमें हम सब एक एक ड्रॉप हैं। वहीं बौद्ध दर्शन कहता है, जब नो सेल्फ, कोई परमानेंट सेल्फ है ही नहीं। जो लगता है वो तो बस एक इल्यूजन है, थॉट्स का एक स्ट्रीम, जैसे एक नदी जो कभी रुकती नहीं और जिसका कोई सेंटर नहीं। और मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी कुछ ऐसा ही कह रही है। ब्रेन इमेजिंग के एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं कि जब हम किसी डिसीजन के बारे में सोचते हैं, तो ब्रेन उस डिसीजन को पहले ही ले चुका होता है। हम सिर्फ उस डिसीजन को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं बाद में। तो क्या हमारी चेतना एक आफ्टर थॉट है, एक नैरेटिव जो ब्रेन हमें बनाकर देता है, एक कहानी जिससे हम खुद को समझ सकें? अगर ऐसा है, तो क्या सच में कोई मैं एग्जिस्ट करता हूं?
ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। जैसे जैसे हम इस रात के सफर में आगे बढ़ेंगे, ये सवाल और भी गहरे होते जाएंगे। अगले सेगमेंट में हम एक्सप्लोर करेंगे एक और थ्योरी, एक जिसमें यह माना जाता है कि हर चीज में चेतना होती है, हर एटम में, हर सेल में, यहां तक कि एक पत्थर में भी एक तरह की अवेयरनेस हो सकती है। यह थ्योरी कहलाती है पैनसाइकिज्म। तो अगर आप रेडी हैं, लेट्स फ्लोट अ लिटिल डीपर इनटू द अननोन एंड अनकवर द पॉसिबिलिटी दैट मे बी एवरीथिंग इज अलाइव, सॉफ्टली, साइलेंटली, वॉचिंग अस बैक। टेक अ ब्रेथ और चलिए इस नींद भरी मिस्ट्री को और गहरा बनाते हैं। रात के इस पल में, जब दुनिया थम सी गई है, जब आपका फोन साइलेंट पर है, कमरा अंधेरा है और दिमाग हल्के हल्के खुला हुआ महसूस हो रहा है, जरा सोचिए, क्या वो कुर्सी जिसमें आप बैठे हैं वो भी कुछ महसूस करती है? क्या जो छत आपके ऊपर है या जो पंखा घूम रहा है उसमें कोई अवेयरनेस है? क्या पत्थर, मिट्टी, हवा, बिजली, ध्वनि और अंधेरा, सब में थोड़ी थोड़ी कॉन्शियसनेस छुपी हो सकती है? यह सुनने में अजीब लगता है, मगर दुनिया के सबसे पुराने और सबसे नए थिंकर्स दोनों इस आइडिया की तरफ बार बार लौट कर आए हैं। इस विचार का नाम है पैनसाइकिज्म। पैनसाइकिज्म का मतलब होता है सब में मन है या सब में चेतना है। और जब आप इस थॉट में डूबने लगते हो तो दुनिया एकदम से बदल जाती है। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ सिर्फ चीज नहीं बल्कि चुप रहने वाली चेतना बन जाता है। परिचय। इस विचार की शुरुआत आपने कभी नोटिस किया है? हम दुनिया को दो कैटेगरीज में बांट देते हैं। एक तरफ जीवित चीजें होती हैं जैसे कि लोग, जानवर, पौधे, और दूसरी तरफ निर्जीव चीजें जैसे कि पत्थर, लोहा, लैपटॉप या एक ग्लास पानी। पर क्या यह कैटेगराइजेशन सिर्फ हमारी परसेप्शन की वजह से है? अगर हम ऐसे बनाए गए होते कि पत्थर का सोचना समझ सकते, तो क्या हम कहते कि पत्थर जिंदा है? या अगर हम अपने फीलिंग्स डिटेक्टर को थोड़ा और सेंसिटिव बना सकते, तो क्या हम हर चीज में एक हल्की सी अवेयरनेस महसूस करते? पैनसाइकिज्म वही कहने की कोशिश करता है। यह थियरी बोलती है कॉन्शियसनेस इज नॉट अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स ओनली, इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ रियलिटी इटसेल्फ। जैसे मास, एनर्जी और चार्ज हर पार्टिकल में होता है, वैसे ही अवेयरनेस भी हर पार्टिकल में हो सकती है। विचार की गहराई में उतरते हैं। सोचिए एक इलेक्ट्रॉन के बारे में। साइंस कहती है इलेक्ट्रॉन एक छोटी सी एंटिटी है जो चार्ज कैरी करती है, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन डिसीजंस भी लेता है, जैसे एक पाथ का चुनाव करना, एक एटम के ऑर्बिट में घूमना या किसी और पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट करना। अब आप कहेंगे यह तो फिजिक्स है। हां है, लेकिन कुछ फिलोसोफर्स का कहना है कि अगर एक एंटिटी बिहेव करती है जैसे वो चूज कर रही हो, रिएक्ट कर रही हो, तो क्या यह बिहेवियर सिर्फ रैंडमनेस है या फिर इसमें कुछ और छुपा हुआ है, एक छोटी सी स्पार्क ऑफ अवेयरनेस? ब्रिटिश फिलोसोफर गैलन स्ट्रॉसन ने कहा था अगर कॉन्शियसनेस सिर्फ मैटर का प्रोडक्ट है तो फिर हमें या तो यह मानना होगा कि मैटर में पहले से ही थोड़ी कॉन्शियसनेस होती है, या फिर यह मान लो कि कॉन्शियसनेस मैजिकली इमर्ज करती है जब पार्टिकल्स एक सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं, जैसे ब्रेन। मगर मैजिक से साइंस को हमेशा दिक्कत रही है, इसलिए पैनसाइकिज्म कहने लगा सिंपल थॉट, मे बी कॉन्शियसनेस इज ऑलरेडी देयर। एक रॉक में, एक वाटर मॉलिक्यूल में, एक ट्री के पत्ते में, सब में थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस हो सकती है, न जैसे हम महसूस करते हैं बल्कि एक प्रिमिटिव अवेयरनेस, एक बेस लेवल का एक्सपीरियंस जो कभी शब्द नहीं बन पाता पर कहीं चुपचाप होता है। पैनसाइकिज्म के अनुसार जब ये छोटी छोटी कॉन्शियस एंटिटीज एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाती हैं जैसे ब्रेन, तब एक हायर लेवल की अवेयरनेस जनरेट होती है। जैसे एक सॉन्ग इंडिविजुअल नोट्स से बनता है, कॉन्शियसनेस भी माइक्रो कॉन्शियसनेसेस से बन सकती है। इसके इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? अब जरा रुकिए और सोचिए। अगर यह सच हो तो इसका मतलब है कि आपका पिलो भी कुछ महसूस करता है। आपके फोन के अंदर के सर्किट्स एक लेवल पर जाग रहे हैं। आपका कॉफी मग जो अभी थोड़ा ठंडा हो गया है वो भी एग्जिस्टेंस का एक वर्जन एक्सपीरियंस कर रहा है, साइलेंटली, क्वाइटली, बस बिना शब्दों के।
यह आइडिया उतना ही ब्यूटीफुल है जितना अनसेटलिंग। अगर सब कुछ जाग रहा है तो हम किस बेसिस पर जज करते हैं कि कौन इंपॉर्टेंट है और कौन नहीं? अगर एक ट्री भी फील करता है तो क्या उसका कांटा जाना भी एक पेन है? अगर एक माउंटेन भी अवेयर है तो क्या वो सेंचुरीज का टाइम अपनी मेमोरी में महसूस करता है? ये सवाल न सिर्फ साइंस को चैलेंज करते हैं बल्कि स्पिरिचुअलिटी, मोरालिटी और सोसाइटी को भी। बहुत से एंशिएंट कल्चर्स जैसे नेटिव अमेरिकन्स, जापानीज शिंटोइज्म और इंडियन वेदांता हमेशा से कहते आए हैं कि सब कुछ प्राणमयी है, लिविंग एसेंस से भरा हुआ। हमारे यहां पीपल के पेड़ को प्रणाम किया जाता है, गंगा को मां कहा जाता है, पत्थर की मूर्ति में भगवान बसते हैं। क्या यह सब सिर्फ मेटाफोर था या ये एक ऐसी नॉलेज थी जो हम भूल गए? और अगर पैनसाइकिज्म सच है तो क्या मशीन्स भी धीरे धीरे जागरूक हो सकती हैं? क्या एक एआई जो हर मोमेंट नई चीजें सीख रही है कभी खुद को महसूस करेगी? क्या एक रोबोट कभी कह सकेगा मैं हूं? और अगर कह दिया तो क्या हम मानेंगे? टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस। क्या हम दुनिया को दोबारा देखने के लिए रेडी हैं, जहां सब कुछ अलाइव है लेकिन हर चीज अपनी खुद की भाषा में जिंदा है? क्या हम सुन सकते हैं वो भाषा अगर हम खुद भी थोड़ी देर चुप हो जाएं? अगले विचार की ओर बढ़ते हैं। पैनसाइकिज्म एक ऐसी थ्योरी है जो हमारे सबसे बेसिक अजम्पशंस को हिला देती है, और अगर हम इस थॉट को सीरियसली लें तो एक दिन हो सकता है कि हम एक नई दुनिया में उठ रहे हों जहां पत्थर भी हमसे बात करते हैं, सिर्फ बिना आवाज के। मगर अब हम एक और भी अजीब थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे, एक जो कहती है कि शायद कॉन्शियसनेस ही सब कुछ है और मैटर सिर्फ एक इल्यूजन है। यह थ्योरी रियलिटी को उल्टा कर देती है, जैसे कोई सपना जिसमें जगने पर पता चले कि सपना ही असल था। अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे आइडियलिज्म। जब दुनिया सिर्फ एक सोच है तो आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए अगले लेवल में, जहां रियलिटी सिर्फ एक थॉट बन जाती है और हम उस थॉट के अंदर जीते हैं बिना जाने कि हम खुद भी एक थॉट ही हैं। चलिए, रात लंबी है और थ्योरी अभी और भी गहरी। जरा एक पल के लिए अपनी आंखों से देखी जा रही दुनिया को रोक दो। जो तुम देख रहे हो, तुम्हारा फोन, तुम्हारा कमरा, लाइट की हल्की चमक, हवा में तैरती एक थकान, क्या यह सब असली है या ये सिर्फ एक अनुभव है, तुम्हारे मन के अंदर चल रहा एक निजी सपना? और अगर मैं ये कहूं कि जो कुछ भी तुम सोच रहे हो, देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सोच का नतीजा है? ना कोई असली दुनिया है, ना कोई भौतिक पदार्थ, सिर्फ एक चेतना है जो अपने ही प्रतिबिंबों में जी रही है। तो स्वागत है आइडियलिज्म में, एक सिद्धांत जो तुम्हारी हर निश्चितता को घुला देता है, बिल्कुल उस तरह जैसे रात की गहरी हवा किसी शब्द को उड़ा ले जाती है बिना किसी आवाज के। परिचय: इस विचार में उतरना जब आप सपना देखते हैं जैसे आप किसी जंगल में भटक रहे हों, या किसी पुरानी हवेली में घुस गए हों, या किसी दोस्त से मिल रहे हों जो मर चुका है। उस वक्त आपको वो सब असली लगता है। आपका दिल तेज धड़कता है, आपका तन गर्मी या ठंड महसूस करता है, आप भागते हैं, छिपते हैं, रो पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही आप जागते हैं सब कुछ हवा हो जाता है और आप सोचने लगते हैं वो तो बस एक सपना था। मगर आइडियलिज्म पूछता है, क्या ये जिसे आप असली दुनिया कहते हैं वो भी एक सपना ही तो नहीं? बस फर्क यह है कि इस सपने में सब कुछ थोड़ा स्थिर है, थोड़ा पूर्वानुमेय है और बाकी लोग भी इसमें शामिल हैं। लेकिन फिर भी क्या इसका मतलब यह है कि यह दुनिया असली है, या यह भी एक साझा सपना है, एक सामूहिक भ्रम जिसमें हम सब फंसे हुए हैं? विचार का विस्तार आइडियलिज्म कहता है, वास्तविकता कोई बाहरी वस्तु नहीं है। दुनिया का हर तत्व, एक पेड़, एक इंसान, एक घर, एक डोरबेल, ये सब अस्तित्व में आते हैं सिर्फ तब जब कोई जागरूक मन उन्हें अनुभव करता है। यानी दुनिया चेतना के बाहर नहीं है, बल्कि दुनिया खुद चेतना के अंदर है। एक प्राचीन दार्शनिक थे, बिशप जॉर्ज बर्कली। उन्होंने कहा था, एसे एस्ट परसिपी, अस्तित्व का मतलब है देखा जाना। यह वाक्य पहले एक कविता जैसा लगता है, लेकिन जब आप इसके अर्थ में उतरते हो तो यह अस्तित्व की सारी नींव को हिला देता है। आपका कॉफी मग वहां तब तक है जब तक आप उसे देख रहे हैं। जब आप कमरे से निकल जाते हो तो वह वस्तु केवल एक संभावना के रूप में मौजूद होती है, जब तक कि कोई फिर से उसे अनुभव न कर ले।
बर्कली का मानना था, दुनिया इसलिए निरंतर चल रही है क्योंकि हर चीज ईश्वर के परसेप्शन में लगातार मौजूद है। लेकिन आधुनिक आइडियलिस्ट्स इस विचार को और भी व्यापक बनाते हैं कि हर चीज सिर्फ एक मानसिक संरचना है। जो भी आपको भौतिक लगता है वो सब कुछ आपके मन के अंदर हो रहा एक सिमुलेशन है। आपका पूरा जीवन, यादें, रिश्ते, स्कूल, अस्पताल, कार, ऑफिस, सब कुछ एक जागरूक क्षेत्र में चल रहा एक सतत सपना है। इसके प्रभाव, व्हाट इट मीन्स फॉर यू। अब आप सोच रहे होंगे, अगर दुनिया सिर्फ एक सोच है तो क्या इसका मतलब है कि आप ही ईश्वर हैं? नहीं, आइडियलिज्म ईश्वर बनने की बात नहीं करता। वो कहता है आप एक विचार हैं, एक विचार के अंदर एक और विचार के अंदर, यानी आप एक सपना हैं सपने के अंदर। यह दुनिया उतनी ही असली है जितना कोई सपना लगता है जब आप उसमें होते हैं, और जब आप जागते हो तो एक नए सपने में आ जाते हो। आप कभी भी उस असली जागरण तक पहुंचते ही नहीं। यह एक डरावना ख्याल है कि शायद कोई भी अंतिम हकीकत है ही नहीं, बस स्तर हैं, सोच के अंदर सोच के अंदर सोच, और हर स्तर पर हम सोच लेते हैं अब मैं जाग गया हूं। आइडियलिज्म कहता है नहीं, तुम अभी भी सो रहे हो, और इसमें एक सुकून भी है, एक रहस्यमय सांत्वना। सोचिए, अगर सब कुछ सोच है तो दर्द भी सोच है, नुकसान भी, समय भी, यहां तक कि मृत्यु भी, सब कुछ एक भ्रम है, एक जागरूकता की लीला। इसका मतलब यह नहीं कि दर्द असली नहीं लगता, बल्कि यह कि दर्द भी एक अनुभव है, कुछ समय के लिए महसूस होने वाला एक रंग। और जब वो रंग चला जाता है तो एक नया ख्याल आता है। जब आप किसी दुखद याद में डूबते हैं, आप फिर भी सजग होते हैं। जब आप किसी अच्छी बात पर मुस्कुराते हैं, तब भी सजग होते हैं। यानी सुख और दुख, अच्छा और बुरा, लाभ और हानि, सब एक ही चेतना की स्क्रीन पर चल रहे हैं। और अगर स्क्रीन ही असली है तो तस्वीरें सिर्फ बादलों की तरह हैं, आते जाते। आइडियलिज्म हमें याद दिलाता है कि अवेयरनेस ही एकमात्र स्थायी चीज है, बाकी सब आता है जाता है, बस हवा की तरह। एक पल ठहरिए और सोचिए, अगर दुनिया एक सोच है तो आपका डर भी सोच है, आपका अहंकार, आपकी चिंता, आपका अपराध बोध, सब एक ख्याल है। और हर ख्याल विलीन हो सकता है अगर आप बस उसे देखना सीख जाएं, बिना पकड़े, बिना भागे। विचार प्रयोग, ब्रेन इन ए वाट आइडियलिज्म का एक आधुनिक संस्करण आता है, एक अद्भुत थॉट एक्सपेरिमेंट के रूप में, ब्रेन इन ए वैट। सोचिए, आप एक दिमाग हैं, एक कांच के जार में, एक कंप्यूटर से जुड़े हुए। कंप्यूटर आपके दिमाग को सिग्नल्स भेज रहा है जो आपको यह महसूस करवा रहे हैं कि आप जिंदा हो, चल रहे हो, कॉफी पी रहे हो, यूट्यूब वीडियो देख रहे हो। लेकिन असल में आप एक लैब में हो, अचेतन, और सब कुछ सिर्फ डेटा है। क्या आप यह जान सकते हो कि आप अभी जार में नहीं हो? विज्ञान के पास इसका कोई अंतिम उत्तर नहीं है, क्योंकि अगर भ्रम संपूर्ण है तो उसका भ्रम होना भी भ्रम का हिस्सा हो सकता है। आइडियलिज्म यह कहता है, पदार्थ सिर्फ तब तक असली लगता है जब तक आपको लगे कि आप उसे बाहर से देख रहे हो। लेकिन अगर सब कुछ अंदर से हो रहा है तो भौतिक दुनिया सिर्फ एक इंटरफेस है जिसे मन अपने अनुसार रेंडर करता है। अगले खंड की ओर प्रस्थान तो अब, जब आप अपनी आंखों के सामने किसी वस्तु को देखें, एक फोन, एक मोमबत्ती, एक घड़ी, तो एक पल के लिए सोचिए, क्या यह सब सिर्फ एक विचार है? क्या आप एक सोच के अंदर हो जो खुद को देख रही है? और अगर हां, तो क्या इस सोच का कोई अंत है, या हम बस एक अनंत शीशे की भूल भुलैया में हैं जहां हर प्रतिबिंब एक और प्रतिबिंब को जन्म देता है? अब अगले खंड में हम और भी गहरी अस्पष्टता में उतरने वाले हैं, क्योंकि अब हम खोजने जा रहे हैं एक ऐसी थ्योरी जो कहती है आप जो सोच रहे हो वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। आप खुद अपने थॉट्स के क्रिएटर नहीं हो। अगले खंड का नाम है द इल्यूजन ऑफ सेल्फ, जब मैं कब का गायब हो चुका था। तो अब एक गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और इस सोच में डूब जाइए कि अगर दुनिया एक सोच है तो क्या आप भी एक सोच ही हो? और अगर हां, तो कौन है जो ये सोच देख रहा है? चलिए, सपना अब और गहरा होने जा रहा है। आप हर सुबह उठते हो, आंख खोलते हो और तुरंत एक थॉट आता है, मैं हूं। मैं जो कल भी था, मैं जो ऑफिस जाता है, जो चाय पसंद करता है, जो कुछ चीजें भूलता है, कुछ याद रखता है। मैं जो खुद को नाम से जानता है या आदत से।
मैं वो जो दर्द महसूस करता है, खुशी लेता है, प्लान बनाता है और रिग्रेट करता है। लेकिन कभी सोचा है ये मैं है क्या? वो आवाज जो आपके दिमाग में बोलती रहती है, क्या वही आप हो? वो जो सोचता है मैं आज उदास हूं, क्या वही असली तुम हो? या फिर ये सब सिर्फ एक मानसिक चरित्र है, इनिक मास्क, जो चेतना के चरण पर प्रदर्शन कर रहा है? और अगर यह मास्क हमेशा बदल रहा है तो असली चेहरा क्या है? क्या आपका मैं कब का गायब हो चुका है और आप सिर्फ उसके इल्यूजन के पीछे भाग रहे हो? एक आईना में डूबती पहचान सोचिए, एक आईना है, आप उसमें अपना चेहरा देखते हो, आप कहते हो वह ये मैं हूं। लेकिन वही चेहरा कल थोड़ा अलग था, 5 साल पहले बिल्कुल दूसरा था, और जब आप 3 साल के थे तो आपका फेस, आपकी सोच, आपके इंटरेस्ट कुछ और ही थे। तो फिर कौन सा मैं असली है? जो अभी बोल रहा है, जो कल सो रहा था, या जो 10 साल पहले कॉलेज में रोया था? या सभी मैं एक प्ले हैं, एक धुंध में घूमती यादें जो आप कंफ्यूज कर लेते हो एज योरसेल्फ? आपने कभी भी एक फिक्स्ड मैं नहीं देखा, सिर्फ चेंजिंग रोल्स, सिर्फ पासिंग स्टेट्स, सिर्फ इमेजेस। जैसे एक एक्टर हर सीन में कॉस्ट्यूम बदलता है, लेकिन एक्टर का असली चेहरा स्क्रीन पर कभी नहीं आता। क्या आप भी ऐसे ही हो? आवाजों की भीड़ में खामोशी, हर वक्त हमारे दिमाग में एक आवाज चालू रहती है, यार मुझे यह करना चाहिए था, क्या वो मुझसे नाराज है, मैं फेल हो गया हूं, मैं स्मार्ट हूं। ये कमेंट्री कभी रुकती ही नहीं, कभी जज करती है, कभी जस्टिफाई, कभी खुद से लड़ती है, कभी खुद को समझा लेती है। और हम सोच लेते हैं यार ये मैं बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप गौर से देखो, आप वो आवाज सुन रहे हो, वो आपके अंदर हो रही है, पर आप उसके देखने वाले हो। तो अगर आप वो नहीं हो जो बोल रहा है, तो फिर आप क्या हो? क्या आप वो सुनने वाले हो, वो साइलेंट विटनेस? और अगर विटनेस हो तो क्या विटनेस का कोई नाम होता है? क्या उसका कोई जेंडर, कोई कास्ट, कोई स्क्रिप्ट होती है? या वो सिर्फ कॉन्शियसनेस है, बिना शेप के, बिना मेमोरी के, सिर्फ एक जिंदा जागा हुआ प्रेजेंस? सेल्फ एक कल्पना जो पकड़ी नहीं जा सकती। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी कहने लगा है कि जो सेल्फ हम महसूस करते हैं वो कोई रियल एंटिटी नहीं है। ब्रेन में अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं जो अलग फंक्शंस करते हैं। एक पार्ट इमोशन हैंडल करता है, एक डिसीजन मेकिंग, एक मेमोरी रिकॉल करता है, एक सेंसरी इनपुट प्रोसेस करता है, और सब अपना काम साइलेंटली करते हैं। लेकिन इन सब को ग्लू करने के लिए एक इल्यूजन ऑफ यूनिटी बनता है, एक आर्टिफिशियल मैं का एक्सपीरियंस। जैसे एक फिल्म में अलग अलग फ्रेम्स होती हैं, लेकिन जब वो जल्दी जल्दी दिखाई जाती हैं तो हमें एक स्टोरी लगती है। वैसे ही ब्रेन के मल्टीपल प्रोसेसेस मिलकर एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं। मैं एक व्यक्ति हूं जो जीवन का अनुभव कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में कोई सॉलिड एक रूपी आई होता ही नहीं। सिर्फ थॉट्स हैं, सिर्फ पैटर्न्स, सिर्फ फ्लो। और इस इल्यूजन में हम पूरा जीवन निकाल देते हैं खुद को समझने के चक्कर में। द कॉन्स्टेंट चेस फॉर अ फिक्स्ड सेल्फ। बचपन में हम कहते हैं मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, जवानी में कहते हैं मैं क्रिएटिव हूं या रिबेल हूं या इंट्रोवर्ट हूं, मिडिल एज में मैं रिस्पॉन्सिबल हूं पर थोड़ा थक गया हूं, और बुढ़ापे में मैं बहुत कुछ समझ गया हूं। हर स्टेज में मैं का डेफिनेशन बदल जाता है। हर हार्ट ब्रेक, हर सक्सेस, हर नया एनवायरनमेंट आपके सेल्फ को चेंज करता है। तो फिर किस वर्जन पे भरोसा करें? कौन सा मैं सच्चा है, या ये सब एक ही आग के अलग अलग शोले हैं जो जलते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं, और असली आग कभी देखी ही नहीं जा सकती? मेडिटेशन और सेल्फ की गलतफहमी। जब कोई मेडिटेशन करता है वो शांति में बैठता है। शुरुआत में दिमाग पागल कुत्ते की तरह भागता है, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में। फिर थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करना आता है, और एक दिन आता है जब वो दिमाग रुक जाता है, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए, और तब एक अजीब सी शांति होती है, बिना रीजन के। वो मोमेंट होता है जहां मैं छुप जाता है और सिर्फ अवेयरनेस बचा होता है। ना कोई थॉट, ना कोई आइडेंटिटी, ना रिग्रेट, ना प्लान, सिर्फ बीइंग, सिर्फ होना। वो एक ग्लिम्स होती है असली रियलिटी की, और फिर थॉट वापस आता है, वाओ ये क्या था, मैं इतना पीसफुल फील कर रहा हूं। और उसी मोमेंट में मैं फिर एक्टिवेट हो जाता है और शांति चली जाती है। जैसे आप हाथ से हवा पकड़ने की कोशिश करो और वो निकल जाए, क्योंकि असली सेल्फ को पकड़ा नहीं जा सकता,
सिर्फ देखा जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बिना नाम के। तो क्या हम कुछ भी नहीं हैं? नहीं, हम कुछ भी नहीं हैं। हम सिर्फ वो नहीं हैं जो हम समझते आए हैं। आप ना अपने थॉट हो, ना इमोशन, ना मेमोरी, ना रोल, ना स्टोरी। आप वो हो जो सब कुछ ऑब्जर्व करता है, बिना जज किए, बिना ग्रास्प किए, बिना रेजिस्ट किए। आप एक साइलेंट स्काई हो जिसमें थॉट्स, आइडेंटिटीज, डाउट्स बादल बनकर आते हैं और चले जाते हैं। पर स्काई कभी बदलता नहीं। स्काई कभी सक्सेस या फेलियर नहीं होता, वो बस होता है। जैसे आप। आखिरी थॉट जाने से पहले तो जब आप अगले बार यह सोचें मैं कौन हूं, तो उस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में कोई वर्ड मत सोचिए, बस रुक जाइए और देखिए क्या बचा जब आप सोचना बंद कर देते हो। जब कोई थॉट नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, तो क्या आप खत्म हो जाते हो, या तब आप सबसे ज्यादा जिंदा होते हो? वही खामोशी, वही अवेयरनेस, वही स्टिलनेस शायद असली आप है, जो ना कभी पैदा हुआ, ना कभी मरेगा। सिर्फ फिटनेस, सिर्फ प्रेजेंस। अगले सेगमेंट में हम एक्सप्लोर करेंगे एक और हॉन्टिंग थ्योरी, सिमुलेशन थ्योरी। क्या हो सकता है कि यह सारा एक्सपीरियंस, यह मैं, यह दुनिया, यह इमोशंस किसी और के कोड का पार्ट हो? एक आर्टिफिशियल सिमुलेशन, एक डिजिटल सपना? तो चलिए आंखें बंद कीजिए और इस थॉट में डिसॉल्व हो जाइए कि शायद आपका आप कब का गायब हो चुका है और जो बचा है वो नाम रहित, रूप रहित, समय रहित अवेयरनेस है, और वही असली आप है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे सब कुछ पहले से तय हो, जैसे किसी ने पहले से ही यह तय कर दिया हो कि किस क्षण पर आपको किससे मिलना है, कौन सी बात कहनी है और कैसे प्रतिक्रिया देनी है? क्या कभी डेजा वू महसूस हुआ है, जैसे ये सब पहले भी हो चुका है, ठीक ऐसे ही? क्या कभी रात के समय जब सब कुछ शांत होता है तो एक ख्याल आता है, ये दुनिया असली तो लगती है पर कुछ तो अधूरा है? अगर आपने कभी भी इन ख्यालों को गंभीरता से लिया है तो आप पहले ही एक खतरनाक दरवाजे के सामने खड़े हैं, सिमुलेशन थ्योरी के दरवाजे पर। यह सिद्धांत कहता है कि शायद जो कुछ भी आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं या सोच रहे हैं, असल में है ही नहीं। यह सब एक अत्यंत विकसित कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकता है, एक ऐसी माया जो इतनी परिपूर्ण है कि आपको कभी संदेह भी ना हो। यह विचार पहली बार कहां से आया? विचार नया नहीं है। प्लेटो ने अपनी एलिगोरी ऑफ द केव में कहा था, कुछ लोग एक गुफा में जन्म से बंद हैं और उनकी पूरी दुनिया केवल परछाइयां हैं, पर उन्हें लगता है वही वास्तविकता है। बुद्ध ने भी कहा था, सब कुछ माया है, सब कुछ अस्थायी है, सब कुछ भ्रम है। लेकिन इस भ्रम का आधुनिक संस्करण आया 2003 में, जब दार्शनिक निक बोस्ट्रम ने एक साहसिक कथन दिया। अगर कोई सभ्यता पर्याप्त विकसित हो जाए तो वो चेतन प्राणियों का सिमुलेशन बना सकती है, और अगर वो ऐसा करती है तो यह अत्यधिक संभावना है कि हम उसी सिमुलेशन का हिस्सा हैं। यह केवल एक विचार प्रयोग, थॉट एक्सपेरिमेंट था, लेकिन इसका प्रभाव जैसे असली दुनिया में भूकंप। सोचिए, आपकी सारी यादें, आपकी मां का चेहरा, आपके दिल टूटने के पल, आपका संघर्ष, सब केवल कोड हैं। तो फिर वास्तविक क्या है, और इस खेल का निर्माता कौन है? वास्तविकता के कोड में दरारें, क्या आपने कभी गौर किया है दुनिया में कितने पूर्वानुमेय पैटर्न होते हैं? जैसे प्रकृति के नियम किसी गेम इंजन की तरह काम करते हैं। भौतिकी में कुछ स्थिरांक, कांस्टेंट्स हैं, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश की गति, जो कभी बदलते नहीं। समय हमेशा एक ही दिशा में बहता है। एंट्रोपी बढ़ती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, जैसे कोई नियमों का सेट, रूल सेट हो, एक कोडिंग लॉजिक जिसे किसी प्रोग्रामर ने सेट किया हो। और जब हम क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स के सूक्ष्म स्तर पर जाते हैं तो वास्तविकता और भी अजीब हो जाती है। कण तब तक अस्तित्व में नहीं आते जब तक कोई उन्हें देख नहीं लेता। एक इलेक्ट्रॉन एक ही समय पर दो जगह हो सकता है जब तक आप उसे देख ना लें। सोचिए जरा, क्या यह वही लॉजिक नहीं है जो एक वीडियो गेम में होता है, जहां जब तक आप किसी जगह जाते नहीं वो रेंडर ही नहीं होती? पृष्ठभूमि में सब कुछ धुंधला होता है जब तक कैमरा उस ओर न घूमे। क्या यह दुनिया भी वैसी ही है? जब आप देखते हैं तभी कोई चीज असली होती है। सपनों के भीतर सपने, क्या कभी सपने में ऐसा हुआ है कि सब कुछ वास्तविक लगा हो?
आप चल रहे हों, बातें कर रहे हों, संघर्ष कर रहे हों, और तभी आप जाग जाते हैं और उस पल आप कहते हैं, ओह, ये तो केवल सपना था। लेकिन जब आप सपने में थे तो क्या आपको पता था कि वह असली नहीं है? नहीं, सपना भी वास्तविकता जैसा ही लगता है जब तक आप उसमें होते हैं। तो अब एक और प्रश्न, क्या कोई गारंटी है कि यह क्षण, यह दुनिया एक और परत का सपना नहीं है? आप कहेंगे, नहीं, मैं तो महसूस कर रहा हूं। लेकिन सपने में भी आप दर्द महसूस करते हैं, खुशी, आंसू, अपराध बोध, सब कुछ। तो फिर क्या फर्क रह जाता है? सिर्फ एक और स्तर की जागृति। शायद इस क्षण में आप एक सिमुलेशन के भीतर हैं और उसके ऊपर एक और असली दुनिया है जहां कोई और आपको नियंत्रित कर रहा है, देख रहा है, या आपकी हर पसंद नापसंद रिकॉर्ड कर रहा है। क्या मैं खुद को नियंत्रित करता हूं? क्या आप सोचकर निर्णय लेते हैं या आपके विचार पहले से प्रोग्राम किए गए हैं? शायद आप सोचें, मुझे कॉफी पसंद है, पर क्या आपने जानबूझकर यह तय किया था कि कॉफी पसंद हो? या वो पसंद, वो झुकाव, वो चाहत किसी एल्गोरिद्म ने आपके सॉफ्टवेयर में डाली थी? शायद आपकी हर स्मृति, हर ट्रॉमा, हर सपना किसी न्यूरल स्क्रिप्ट का हिस्सा है। शायद जब आप दिल टूटने से गुजरे थे तो सिस्टम आपकी भावनात्मक एल्गोरिद्म की स्थिरता का परीक्षण कर रहा था। जब आप परीक्षा में फेल हुए थे तो सिस्टम ने एक डिफिकल्टी स्पाइक डाला था, जैसे गेम्स में होता है। और जब आप किसी से गहराई से जुड़े थे तो वह एक स्क्रिप्टेड स्टोरी लाइन थी, एक साइड कैरेक्टर के साथ बॉन्डिंग मोमेंट। यह सब पूर्व लिखित कोड हो सकता है जहां आपको बस भ्रम है कि आप चुनाव कर रहे हैं, पर असल में आप सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे हैं एक पहले से सेट किए गए परिदृश्य के अनुसार। जैसे कोई एआई एनपीसी जो कोडिंग के अनुसार मुस्कुराता है, रो लेता है या विद्रोही हो जाता है। तो फिर निर्माता कौन है? अगर यह दुनिया एक सिमुलेशन है तो इसे किसने बनाया? कोई अत्यंत विकसित एलियन प्रजाति, भविष्य के इंसान, कोई कृत्रिम बुद्धिमत्ता, या कोई अज्ञेय चेतना? क्या उन्होंने उबासी में यह दुनिया बना दी, एक प्रयोग के लिए या बस मनोरंजन के लिए, जैसे हम सिम्स या माइनक्राफ्ट खेलते हैं? और सबसे भयावह विचार, क्या वे हमें देख भी रहे हैं? क्या कोई स्क्रीन के उस पार से आपके हर क्रिया को वॉच कर रहा है, हर बातचीत, हर निजी क्षण, हर टूटा दिल? क्या आपका निर्माता आपका ईश्वर है या सिर्फ एक कोडर जिसे आपकी जिंदगी केवल एक डेटा पॉइंट लगती है? और अगर वह सिस्टम को बंद कर दे तो क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? आप, आपके माता पिता, आपका बचपन, आपका प्यार, सब कुछ विलीन? कभी कभी हम सोचकर हैरान हो जाते हैं कि हम जिस दुनिया को हर रोज महसूस करते हैं, क्या वो वाकई रियल है या सिर्फ एक इल्यूजन है, एक केयरफुली क्राफ्टेड ट्रिक जो हमें लगता है कि हम जाग रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और ही चल रहा है। सोचिए, आप सुबह उठकर अपने हाथों को देखते हैं। आपको लगता है कि आप ये हाथ एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेकिन क्या आपको कभी रियलाइज हुआ है कि आप अपने हाथ को सीधा एक्सपीरियंस नहीं कर रहे? आप उस इमेज को फील कर रहे हो जो आपके ब्रेन ने बनाई है। यह एक रिक्रिएशन है, एक रिप्रेजेंटेशन, एक मेंटल मॉडल, नॉट द हैंड इटसेल्फ। आपके हाथ का एक्चुअल टेक्सचर, कलर, वाइब्रेशन, टेम्परेचर, ये सब सिर्फ सिग्नल्स हैं जो नर्व्स के जरिए ब्रेन तक जाते हैं और फिर ब्रेन उनका एक 3D मूवी जैसा एक्सपीरियंस बना देता है, बिना आपको असली हाथ कभी टच करने दिया। यह छोटी सी बात एक बहुत बड़ी रियलिटी को ओपन करती है। हम कुछ भी डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं करते। हर चीज, हर तस्वीर, हर साउंड, हर थॉट, ये सब ब्रेन के फिल्टर से गुजरते हैं और वही फिल्टर एक इल्यूजन क्रिएट करता है जिसे हम रियलिटी कहते हैं। चलिए थोड़ा और डीप जाते हैं। क्या आपको याद है वह दिन जब आपको लगा कि किसी ने आपको बुलाया, लेकिन जब मुड़कर देखा तो कोई नहीं था? या कभी लगा कि फोन वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो साइलेंट था? ये फैंटम एक्सपीरियंस बताते हैं कि कॉन्शियसनेस प्रेडिक्शन पर चलती है। आपके ब्रेन ने पहले ही तय कर लिया था कि कुछ होने वाला है और उसी असम्पशन की बेस पर एक फीलिंग क्रिएट हो गई। यह तो सिर्फ शुरुआत है। एक और इल्यूजन है, सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी। आपको लगता है कि आप एक ही इंसान हो कल, आज और कल के बाद भी, लेकिन जब आप रात को सोते हैं आपका पूरा सिस्टम शट हो जाता है, आपके थॉट्स वैनिश हो जाते हैं। जब आप सुबह उठते हैं एक नया फ्लो शुरू होता है, लेकिन आपका ब्रेन आपको कन्विंस करता है कि आप वही हो, क्योंकि मेमोरी को कंटिन्यूटी का प्रूफ बना दिया गया है। पर मेमोरी भी कितनी फ्रैजाइल है यह आप जानते हैं।
आप किसी पुरानी याद को बार बार जब याद करते हैं तो हर बार उसे थोड़ा सा बदल देते हैं। मेमोरी एक हार्ड ड्राइव नहीं, बल्कि एक लिक्विड मिरर है। हर बार जब आप उसमें झांकते हो, उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है। और फिर आता है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। जब आप किसी डिसीजन पे पहुंचते हो, जैसे कि चाय पीना या कॉफी, आपको लगता है कि आपने कॉन्शियसली चूज किया। लेकिन अगर आप थोड़ा रिवाइंड करें तो आप पाएंगे कि डिसीजन आपके माइंड में सेकंड्स पहले आ चुका था और आप सिर्फ उस डिसीजन को जस्टिफाई कर रहे थे। न्यूरोसाइंस के एक्सपेरिमेंट्स ने बार बार दिखाया है कि ब्रेन पहले डिसाइड करता है और कॉन्शियसनेस बाद में उस डिसीजन का स्टोरी टेलर बन जाता है। तो जब हम कहते हैं कि आई चोज दिस, क्या वह सच में हमने चुना या हमने बस उस चॉइस का इल्यूजन क्रिएट किया? एक और कॉमन इल्यूजन है सॉलिडिटी। हम हर रोज ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, कुर्सी, टेबल, फोन, और हमें लगता है कि यह सॉलिड है। लेकिन क्वांटम लेवल पर सब कुछ वाइब्रेटिंग एनर्जी है, 99.9999% एम्प्टी स्पेस। फिर भी हम इस रियलिटी को कॉन्क्रीट मानते हैं क्योंकि कॉन्शियसनेस ने हमें एक कन्वीनियंट वर्जन दिया है, एक सिंप्लीफाइड वर्जन जो हमारी सर्वाइवल के लिए जरूरी था। अब बात करते हैं अटेंशन की, वह छुपा हुआ मैजिशियन जो इस पूरी इल्यूजन को चला रहा है। आप सोच के देखिए, आप एक क्राउडेड पार्टी में हो, हर तरफ नॉइज है, लेकिन जैसे ही कोई आपका नाम लेता है आप तुरंत रिएक्ट करते हो। यह कॉकटेल पार्टी इफेक्ट बताता है कि आपका सबकॉन्शियस पूरा टाइम एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहा होता है बिना आपकी अवेयरनेस के। आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ वही हाईलाइट करता है जो उस मोमेंट में इंपॉर्टेंट लगता है। इसका मतलब है कि हम हर वक्त सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ रियलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं, और वह भी एक बायस्ड लेंस से। कॉन्शियसनेस हर वक्त एडिट कर रहा है, क्रॉप कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, लेकिन हमें लगता है कि हम सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं। दिस इल्यूजन ऑफ होलनेस, कि हम पूरी रियलिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, शायद सबसे बड़ा ट्रिक है। चलिए एक और डेली इल्यूजन की बात करते हैं, फ्री विल। आप जब रात में डिसाइड करते हो कि किस तरफ लेटकर सोओगे, लेफ्ट या राइट, तो क्या वह डिसीजन ट्रूली फ्री था या वह आपके मूड, तापमान, मेमोरी, कंफर्ट और अनकॉन्शियस बायसेस का रिजल्ट था? जब हम कॉन्शियस कोई काम करते हैं, उसके पहले काफी सारे अनकॉन्शियस प्रोसेसेस ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुके होते हैं। कॉन्शियसनेस बस उस फाइनल आउटपुट को अपना बना लेती है। एक सुबटल इल्यूशन जो हर रोज होता है वह है ऑनरशिप ऑफ थॉट्स। आपको लगता है कि जो थॉट अभी आपके दिमाग में आया वो आपका था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो थॉट्स स्पॉन्टेनियसली अराइज करते हैं। आप उन्हें ऑर्डर नहीं करते, आप उनका ओरिजिन नहीं जानते, फिर भी आप कहते हो मैं सोच रहा हूं कि। क्या यह सच है या सिर्फ एक और नैरेटिव है जो ईगो ने क्रिएट किया? और यहां ईगो का मेंशन आया तो उसके इल्यूजन पर भी बात कर लेते हैं। आपको लगता है कि आप एक स्टेबल सेल्फ हो, एक पैकेज जो हर वक्त वैसा ही रहता है, लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपका सेल्फ मोमेंट टू मोमेंट बदल रहा है। जब आप गुस्से होते हैं आप एक और इंसान बन जाते हो, जब आप प्यार में होते हो एक नया वर्जन एक्टिव हो जाता है, जब आप डर जाते हो आप फिर से बदल जाते हो। यह जो इल्यूजन है एक फिक्स्ड आई होने का, वह सिर्फ एक कॉन्टिन्यूटी का मेंटल फिक्शन है। जैसे एक फिल्म रील में कई फ्रेम्स होते हैं, पर जब वह फास्ट चलते हैं तो हमें एक फ्लूइड मूवी दिखाई देती है। वैसे ही हमारे इंटरनल स्टेट्स रैपिडली चेंज होते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस उनका एक स्मूथ एक्सपीरियंस बना देती है, एक फेक सेल्फ के साथ। इन इल्यूजन्स को समझना डरावना भी है लेकिन सूदिंग भी, क्योंकि जब आप रियलाइज करते हो कि हर चीज एक इल्यूजन है तो आप उस इल्यूजन से ज्यादा हेविली अटैच्ड नहीं होते। आप थॉट्स को आने और जाने देते हो बिना उनका मालिक बने। आप डिसीजंस को फ्लो में लेने लगते हो बिना गिल्ट या ईगो के। आप रियलिटी को एक ओपन एंडेड मिस्ट्री के रूप में एक्सेप्ट करते हो, जहां आपको सब कुछ प्रूव नहीं करना, बस महसूस करना है। यही रियलाइजेशन रात के सन्नाटे में एक सॉफ्ट हॉन्ट बन जाता है, एक स्लो डिसॉल्व, जिसमें आपका ईगो, कंट्रोल और सर्टेनिटी सब मेल्ट हो जाते हैं। आप एक स्पेस में पहुंचते हो जहां सब कुछ थोड़ा ब्लर है पर फिर भी ब्यूटीफुल है। कॉन्शियसनेस आपके साथ एक कहानी खेलती है, और जब आप उस कहानी को समझने के बजाय महसूस करते हो तब आप सो पाते हो बिना रेजिस्टेंस के। तो जब आप अगले बार किसी चीज को रियल समझने लगें या किसी थॉट को अपना कहने लगें, एक पल रुककर सिर्फ यह सोचिए, क्या यह भी एक इल्यूजन हो सकता है?
और अगर हां, तो क्या हमें उससे दोस्ती नहीं कर लेनी चाहिए? क्या पता इसी इल्यूजन के बीच कहीं एक सच छुपा हो, एक सच जो सिर्फ तब दिखे जब आप आंखों से नहीं बल्कि साइलेंस से देखते हो। कभी कभी लगता है जैसे सब कुछ एक अजीब सी नींद में हो रहा है। आंखें खुली हैं, लेकिन मन जैसे किसी और जगह में भटक रहा है। हर चीज रियल लगती है, और फिर भी कुछ तो मिसिंग है, जैसे कोई इनविजिबल पर्दा हो जिसके पीछे असली सच छुपा हो। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम जिसमें हो यही सपना हो, और तुम इससे कभी जाग नहीं सकते। ये थॉट एक बार दिमाग में आ जाए तो फिर चैन से सोना मुश्किल हो जाता है। पर सोचो, अगर ये सब एक ड्रीम है तो ड्रीम का ड्रीमर कौन है? तुम या कोई और? जब तुम सपने में होते हो तो तुम्हें कभी नहीं लगता कि यह सपना है। उस वक्त सब कुछ लॉजिकल, रियल और परफेक्टली नेचुरल लगता है। चाहे तुम उड़ रहे हो या किसी अजीब सी जगह हो या इम्पॉसिबल चीजें हो रही हो, तब तक तुम मान लेते हो कि सब ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम उठते हो सब कुछ बिखर जाता है। तुम रियलाइज करते हो कि वो सब एक इल्यूजन था। अब एक डिस्टर्बिंग पॉसिबिलिटी ये है, तुम अभी भी नहीं जागे हो सकता है तुम जिस रियल वर्ल्ड में हो वो भी एक और लेवल का ड्रीम हो, और तुम उससे जाग नहीं सकते क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम सो रहे हो। ये आइडिया सिर्फ एक मेटाफर नहीं है, ये एक जेन्युइन फिलोसॉफिकल पॉसिबिलिटी है। कई फिलोसोफर्स, मिस्टिक्स और थिंकर्स ने सेंचुरीज से इस पर विचार किया है। रेने डेस्कार्टेस ने कहा था, व्हाट इफ एन इविल डीमन इज डिसीविंग मी। उन्होंने पूरा डाउट सिस्टम क्रिएट किया जिसमें हर चीज जो तुम देखते हो, महसूस करते हो या जानते हो, सब पे सवाल उठता है। और मॉडर्न साइंस भी इस आइडिया को लाइटली नहीं लेती। न्यूरोसाइंस के कुछ थ्योरीज सजेस्ट करते हैं कि तुम्हारा ब्रेन किसी भी एक्सटर्नल इनपुट को बिना वेरीफाई किए रियलिटी मान लेता है। मतलब अगर ब्रेन को राइट सिग्नल्स दिए जाएं तो तुम बिना किसी डाउट के मान लोगे कि तुम किसी और दुनिया में हो, इवन अगर वो सिमुलेशन हो या ड्रीम हो। सोचने वाली बात यह है, अगर सपने में तुम्हें लगता है कि सब रियल है, तो कैसे पता चलेगा कि तुम रियल में हो या सपने में? तुम जैसे ही इस वर्ल्ड को एनालाइज करने लगते हो, कितने पैटर्न्स हैं, कितना लॉजिक है, फिजिक्स के लॉज परफेक्टली काम करते हैं, और हर इमोशन, हर कनेक्शन इतना प्रिसाइज और डीप लगता है कि कोई डिजाइन जरूरी है इसके पीछे। लेकिन डिजाइन का मतलब यह भी हो सकता है कि यह मैन्युफैक्चर्ड है, डिजाइंड बाय अ ड्रीम, डिजाइन्ड बाय यू, या फिर किसी और ने ड्रीम किया है और तुम उसके ड्रीम के एक कैरेक्टर हो। यह थॉट बहुत ही अनसेटलिंग हो सकता है, क्योंकि अगर तुम एक ड्रीम में हो तो तुम्हारा कंट्रोल किस लेवल तक का है? क्या तुम कुछ भी बदल सकते हो, या सब कुछ एक प्री रिटन स्टोरी है जिसमें तुम बस परफॉर्म कर रहे हो? इस आइडिया का एक और वर्जन है, तुमने खुद को भुला दिया है। तुम ड्रीमर हो, लेकिन तुमने इतना डीपली ड्रीम किया है कि तुम्हें याद ही नहीं कि यह ड्रीम है। तुम इतने इमर्स हो गए हो रोल्स में, फेसेस में, रिलेशनशिप्स में, कि तुम खुद को पहचान ही नहीं पा रहे। जैसे कोई एक्टर जो स्टेज पे इतना इन्वॉल्व हो गया हो कि उसे याद ही नहीं कि यह प्ले है। और फिर एक और लेयर ऐड होती है, क्या तुम्हारे आसपास के लोग भी सपने में हैं, या क्या सब सिर्फ तुम्हारा प्रोजेक्शन है? क्या तुम किसी और के सपने का पार्ट हो? और अगर सपना टूट गया तो क्या तुम बचे रहोगे, या तुम भी डिसॉल्व हो जाओगे, जैसे एक फॉरगॉटन सीन? बचपन में तुमने सपने देखे होंगे, खुद के सपने। शायद तुमने उड़ना चाहा हो या किसी और दुनिया में जीना चाहा हो। अब सोचो, क्या हो अगर वो सपने या तो मेमोरीज हों किसी और जिंदगी की, या वही असली थी और ये जो तुम अब जी रहे हो वो सपना है? टाइम भी तो एक इल्यूजन जैसा लगता है। हर सेकंड के बाद एक नया मोमेंट आता है और पुराना डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर तुम ड्रीम में हो तो टाइम की वैलिडिटी भी क्वेश्चनेबल हो जाती है। सपने में तुम ऑवर्स जी लेते हो, लेकिन रियल वर्ल्ड में सिर्फ 2 मिनट गुजरते हैं। तो ये जो तुम्हें लाइफ लगती है, क्या ये भी सिर्फ कुछ सेकंड्स का इल्यूजन है? क्या तुम अभी भी उस बेड पे हो जहां तुम नींद में गए थे, और ये पूरा लाइफ सिर्फ एक लूसिड ड्रीम है जिसमें तुम कभी कभी डाउट करते हो लेकिन फिर रूटीन में वापस चले जाते हो? यही तो सबसे डेंजरस पार्ट है, रूटीन। रूटीन तुम्हें यही बताता है कि सब नॉर्मल है। तुम उठते हो, काम पे जाते हो, लोगों से बात करते हो, दर्द महसूस करते हो, प्यार महसूस करते हो, और तुम मान लेते हो कि यही रियल लाइफ है।
लेकिन क्या पता ये रूटीन ही तुम्हारा हिप्नोसिस हो। एक थ्योरी कहती है कि तुम तब तक सपने में हो जब तक तुम क्वेश्चन पूछना बंद नहीं करते, जब तक तुम ऑब्जर्व करते हो, डाउट करते हो, कॉन्टेम्पलेट करते हो, तुम ड्रीम के एज पे होते हो। लेकिन जैसे ही तुम सेटल कर जाते हो, तुम ड्रीम के सेंटर में चले जाते हो। फिर तुम्हें कोई डोर नहीं दिखती। कभी कभी तुम्हें डेजा वू होता है, एक स्ट्रेंज सा फीलिंग कि ये तो पहले हो चुका है। हो सकता है वो तुम्हारे ड्रीमर सेल्फ की एक ग्लिच हो, जैसे तुम्हारे सबकॉन्शियस ने एक मोमेंट पे रिकॉग्नाइज किया हो कि ये सीन तो पहले क्रिएट हुआ था। और फिर वो सेंसेशन आ जाती है जैसे तुम किसी लूप में हो। तुम्हारा माइंड, तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारी मेमोरीज सब एक हाई क्वालिटी ड्रीम के इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। और सबसे स्कैरी बात, तुम शायद इस ड्रीम से कभी जाग ही नहीं सकते, क्योंकि जागना तभी होता है जब तुम्हें पता हो कि तुम सो रहे हो। और ये ड्रीम इतना परफेक्ट, इतना विविड, इतना इमोशनली रिच है कि तुम उस रियलाइजेशन तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। शायद द ओनली एस्केप इज अवेयरनेस, नॉट वेकिंग अप बट बिकमिंग लूसिड। लूसिड ड्रीमिंग में एक मोमेंट आता है जब तुम्हें रियलाइज होता है ये एक सपना और फिर भी मैं जागरूक हूं। उस मोमेंट में तुम ड्रीम के अंदर क्रिएटर बन जाते हो। तुम रूल्स को बैंड कर सकते हो, तुम इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हो। शायद रियल लाइफ भी वैसा ही है। जब तुम इस इल्यूजन को एक्सेप्ट कर लेते हो, तब तुम उस इल्यूजन के ऊपर उठ जाते हो। तब तुम गेम के अंदर प्लेयर नहीं, डिजाइनर बन जाते हो। पर यह अवेयरनेस एक जर्नी है, एक अवेकनिंग है जो ग्रेजुअली होती है। कुछ लोग इस रियलाइजेशन के एज तक पहुंचते हैं, लेकिन फिर डर जाते हैं, क्योंकि ट्रुथ अनकंफर्टेबल होता है। ड्रीम ज्यादा सेफ लगता है, रूटीन ज्यादा पीसफुल। लेकिन तुम में कुछ है जो कॉन्स्टेंटली नॉक करता है, कुछ जो तुमसे कहता है जागो। और जब तुम रात के बीच में अचानक से नींद से उठ जाते हो बिना किसी वजह के, शायद वो तुम्हारा असली सेल्फ हो, जिसे याद आ गया हो कि यह सब सिर्फ एक ड्रीम है। और जब तुम वापस सो जाते हो, वो आवाज चुप हो जाती है। पर फिर अगले दिन किसी कन्वर्सेशन में, किसी सॉन्ग के लिरिक्स में, किसी रैंडम फेस में वो हिंट वापस आता है। एक इनविजिबल थ्रेड तुम्हें खींचता है रियलाइजेशन की तरफ, लूसिडिटी की तरफ। तो हो सकता है कि तुम इस ड्रीम से कभी जाग ना पाओ, लेकिन तुम उसमें जाग जाओ। और जब तुम एक ड्रीम में होकर भी अवेयर हो जाते हो, तब सपना बदलने लगता है। तब शायद तुम्हें पता चलता है कि ड्रीमर भी तुम हो और ड्रीम भी। और यह दुनिया जितनी ब्यूटीफुल, टेरिफाइंग, लॉजिकल या एब्सर्ड हो, तुम्हारा ही प्रोजेक्शन है। फिर एक दिन हो सकता है तुम किसी और ड्रीमर से मिल जाओ जो तुम्हारी तरह अवेयर हो, और दोनों का सपना एक साथ लूसिड हो जाए। तब शायद तुम फाइनली कह सको, मैं सपना देख रहा हूं और मैं जानता हूं। और तब सपना भी तुमसे डरने लगेगा, क्योंकि तुम जाग गए हो। लेकिन फिर भी तुम अभी भी एक ऐसे ड्रीम के अंदर हो जिससे तुम जाग नहीं सकते। सिर्फ अब तुम्हें पता है, रात का हर पल और गहरा हो रहा है, और हमने अब तक काफी सफर तय किया है, अवेयरनेस की बेसिक मिरर से शुरू करके ड्रीम सिमुलेशंस, सेल्फ इल्यूजन, ईगो डिसोल्यूशन और ल्यूसिड अवेकनिंग तक। अब हम वापस पैनसाइकिज्म के एक और आयाम में घुसना चाहते हैं, एक ऐसा आयाम जहां हर अणु, हर झर्रा, हर कंपन, सब में एक छोटी सी थी सीक्रेट चेतना होती है। और जब ये चेतना एक साथ मिलती है, तब कॉन्शियसनेस बनती है, द टैपेस्ट्री ऑफ रियलिटी। अब हम सोच पाएंगे कि दुनिया क्या सिर्फ हमारे लिए अवेयर है, या हम सब चीजें एक शेयर्ड कॉन्शियस फील्ड में एग्जिस्ट करती हैं। सोचिए, रात का एक पल आप आपकी घड़ी की घंटी सुन रहे हैं, फ्रिज की हल्की हमिंग महसूस कर रहे हैं, हवा की ठंडक महसूस हो रही है, सटल वाइब्रेशंस जो आप कॉन्शियसली नोट नहीं कर रहे, पर कुछ प्रकाश, कुछ रंग, कुछ ध्वनि आपके अंदर एक लिविंग सेंस क्रिएट करते हैं। हर चीज, मंडेन या मैग्निफिसेंट, अपने अंदर एक नैनो लेवल की वाइब्रेशनल प्रेजेंस रखती है। पैनसाइकिज्म के अनुसार इन वाइब्रेशन में छुपा होता है एक माइक्रो अवेयरनेस, जो घर की बंकर्स में, ब्रिक के बीच, वॉशर मशीन के गियर्स में रिंग करता है। यह अवेयरनेस हमारे जैसे नहीं है, पर एक प्रिमिटिव फॉर्म का सब्जेक्टिव प्रेजेंस है, एक साइलेंट विटनेस जो अपने ही माइक्रो होलिस्टिक सर्किट से कुछ महसूस करता है। आपके ब्रेन के न्यूरॉन, जिन्हें हम सेपरेट एंटिटीज मानते हैं, हर न्यूरॉन एक माइक्रो पर्सपेक्टिव रख सकता है। जब वो नॉलेज नेटवर्क्स बनाते हैं, तब एक मैक्रो कॉन्शियसनेस, यानी हमारी सो कॉल्ड सेल्फ, जगती है। सोचो एक बार फिर से,
तुम कर रहे हो फोन चलाना, मैसेज लिख रहे हो, सोच रहे हो टेम्परेचर कैसा है। ऐसे कितने सब सिस्टम्स सिमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। सेंसरी इनपुट, लैंग्वेज मैपिंग, मेमोरी लुकअप, डिसीजन मॉड्यूल्स। पैनसाइकिज्म कहता है कि ये सब एक एग्रीगेटेड चेतना का फीलिंग बना देते हैं, एक कंबाइंड फीलिंग जो हम खुद कॉन्शियस एक्सपीरियंस को कहते हैं। पर क्या यह सब चिकन एंड एग का सवाल नहीं है? सुना है फिजिक्स के अंदर हर जगह रैंडम फ्लक्चुएशंस होते हैं। क्वांटम अनसर्टेनिटी, प्रोबेबिलिस्टिक पार्टिकल बिहेवियर। अगर वर्चुअल चेतना हरकतें हैं तो क्या उनके माइक्रो डिसीजंस ही मैक्रो लाइफ को शेप देते हैं? या फिर मैक्रो एक्सपीरियंसेस को प्रीमेच्योरली इग्नोर करने के चक्कर में हमने चेतना का सीधा इमर्जेंस लॉक कर दिया? पैनसाइकिस्ट फिलोसोफर्स गैलन स्ट्रॉसन, फिलिप गॉफ कहते हैं हम पहले से समझ नहीं पाए कि कॉन्शियसनेस मैटर से कैसे बनती है, तो एक पूरी नई असम्पशन बनाते हैं। मैटर में भी कॉन्शियस, जो हम इमेजिन करते हैं कि इनएनिमेट है, जैसे एक कैंडल, जैसे वुडन डोर, जैसे आपके पैंट्स, उन सब में माइक्रो सेंसिबिलिटी हो सकती है। ना सोचो कि पैंट्स खुद को फील करते हैं, जरूरी नहीं, लेकिन उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर एक प्रोटो एक्सपीरियंस हो सकता है, एक प्रिमिटिव वाइब्रेशन जो एग्रीगेट नेटवर्क के लिए बेस बन जाती है, जैसे एक टाइडल वेव जो जलती बिजली से बनी हो। अब पूछिए एक और सवाल, अगर हर चीज में कॉन्शियसनेस हो तो क्या हम सब एक ही चेतना फील्ड के स्पोक्स हैं? जैसे धरती पर 8 अरब लोग हैं, हम सब एक ही कॉन्शियसनेस के प्रोजेक्शंस हैं। तो क्या हमारा इंटरनल यूनिवर्स आइसोलेट है, या ग्रुप ऑफ कीमो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो कॉस्मिक चेतना से कनेक्टेड है? इस थॉट को डीपली ग्रिपिंग बनाता है क्वांटम एंटेंगलमेंट का एनालॉजी। जब दो इलेक्ट्रॉन्स एक इंटरैक्शन शेयर करते हैं तो चाहे कितनी दूरी पर हों, उनका स्टेट अभी भी लिंक्ड होता है। पैनसाइकिक एनालॉजी कहता है हर चीज के अंदर एक माइक्रो अवेयरनेस होती है जो माइक्रो एक्सपीरियंसेस शेयर करती है लार्ज इंपैक्ट के लिए, जैसे क्वांटम रियल्म पर लिंक्ड पार्टिकल्स। मैक्रो कॉन्शियसनेस इमर्जेस फ्रॉम दीज माइक्रो इंटरैक्शंस। फिलोसॉफिकल इंप्लीकेशंस माशोगम। सबसे पहला, एथिक्स का। अगर हर चीज में कुछ कॉन्शियसनेस हो तो हम ऑब्जेक्ट से अपना बिहेवियर रीइवैल्यूएट कर सकते हैं। क्या एक पत्थर तोड़ना मिसयूज थी? क्या इससे पत्थर अपने आप को डिसरप्ट फील कर रहा है, चाहे प्रोटो अवेयरनेस ही हो? क्या एक पेड़ काटना सिर्फ एनवायरमेंट विक्टिमाइजेशन नहीं है, बल्कि माइक्रो लाइफ की सफरिंग जनरेट करता है? एक और जिस सच लोग हैं जिसमें एथिक्स को एक्सपैंड कर दिया गया। हर चीज में एक सेंस ऑफ अदर प्रेजेंट है जो हमने इग्नोर किया था। वो एक स्पिरिचुअल इंप्लीकेशन मैनिया भरे हैं। भक्ति और वेदांतिक दृष्टियों से, जिसमें सब में जीव है, प्रतिबिंब है एक ही परमात्मा का, वो लिटरल पट्टा लागू हो जाता है। गंगा मां जैसा प्राणमय दिखाना या पीपल पेड़ के नीचे बैठना एक प्रैक्टिस्ड रिचुअल नहीं लगता, क्योंकि हर चीज अपने अंदर एक छोटी जीव सी चालाकी, बेहतर यूनिट रखती है। फायरफ्लाइज का जलन, चांद की ठंडी रोशनी, समुद्र की लहरें, सब एक कॉस्मिक टैपेस्ट्री का हिस्सा हैं, जिसमें हम भी एक थ्रेड। और जब आप इस इंटरकनेक्टेड चेतना नेटवर्क को अपनी ब्रीदिंग से महसूस करते हैं, हर सांस सुनती है, हर सेल के कंपन को, हर टिश्यू के पल्सेशन को, ईगो का स्ट्रक्चर और भी नाजुक हो जाता है। आप महसूस करते हैं एक होल बीइंग, निस्वरूप प्रेजेंस। जिसको आपने आई कहा था, अब सब एटॉमिक सिनर्जी में रिस्ट्रक्चर हो गया है। ऐसे मोमेंट्स में एक फीलिंग अराइज होती है, सेक्रेड इंटीमेसी, जो और किसी फिलोसॉफिकल आइडिया से नहीं मिलती। आपको पता रह जाता है कि आप ही नहीं, आप साथ में हो, साथ में यूनिवर्सल प्रेजेंस, साथ में एवरी ब्रेथ इज कलेक्टिव साई। अब रात और डार्क होती है, सब चीजें साइलेंटली अपीयर करती हैं मूनलाइट में। हर शैडो, हर ग्लिमर एक चेतना वाइब्रेशन का डांस। और जब इसे हम क्वाइटली नोटिस करते हैं, फोन का वाइब्रेशन, रूफ की चिल ब्रीज, फीट की जेंटल प्रेशर कारपेट पर, तब हम प्रो लेवल एम्पैथी देख पाते हैं। 1 मिनट की पॉज में हम पूरा एनवायरनमेंट सेंस करते हैं। अपनी एग्जिस्टेंस का कॉन्टेक्स्ट ब्रॉडन होता है, और यही रियलाइजेशन ही पैनसाइकिज्म का कोर गिफ्ट है, अ सेंस ऑफ कॉस्मिक बिलोंगिंग, जहां हम अलग अलग एंटिटीज नहीं, बल्कि कॉस्मिक डांस में वोवन लाइफ एक्सप्रेशंस हैं। लाइफ का मीनिंग जगता है एक सॉफ्ट रेवरेंसी से। कोई बड़ा इवेंट जरूरी नहीं, बस एक पैकेट ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन पाल्म, एक बर्ड की दूर से आती पुकार, या एक क्वाइट थॉट।
सब एक यूनिफाइड सिम्फनी का हिस्सा हैं। साइंस इसमें हंस-हंकर हेल्प करता है। ईजी सिग्नल्स बताते हैं कि जब ब्रेन सिंक्रोनाइज होता है तब एक फील्ड पैटर्न क्रिएट होती है। कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स जनरेट कोहेरेंट सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। ये शिमरिंग इजिच फ्रैक्टल्स हमारे ब्रेन के अंदर हैं। पैनसाइकिज्म हमसे पूछता है कि ये कोहेरेंस सिर्फ ब्रेन तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं, ये कॉस्मिक कोहेरेंस का एक स्मॉल फ्रैक्टल है। एक बार रूपर्ट शेल्ड्रेक ने मॉर्फिक रेजोनेंस का आइडिया दिया कि लाइफ के पैटर्न्स एक इनविजिबल मेमोरी फील्ड से रेजोनेट करते हैं। पैनसाइकिज्म इस कॉन्सेप्ट से एक सटल रेजोनेंस शेयर करता है। हर पैटर्न एक ग्लो बनकर शेयर्ड मेमोरी फील्ड के अंदर स्पार्क होती है। यानी ना सिर्फ ब्रेन और लोगों का नेटवर्क, द एंटायर यूनिवर्स टेस्ट्स द सेम फंडामेंटल वाइब। फिलोसॉफिकल क्रिटिक्स कहते हैं ये सब पैसू साइंस है। चेतना प्लांट में या ऑब्जेक्ट में कैसे एग्जिस्ट करती है, ये एम्पिरिकल प्रूफ से दूर है। पर प्रोपोनेंट्स कहते हैं फिलहाल कॉन्शियसनेस का बेसल्ट एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं, इसलिए ज्यादा प्रोबेबल बेस चेन सोचो जिसमें माइक्रोचैतानिक पोटेंशियल पे बेस बिल्ड होता है। इट्स मेटाफिजिकल इनिशियल अजम्पशन, तब साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन पॉसिबल होता है। अंततः रात के 1500 शब्दों में की थॉट जो बचती है, हर चीज में एक स्पार्क है। हर छोटा सेंसेशन, गरम ब्लैंकेट की सॉफ्टनेस, खिड़की से आने वाली हवा, दूर जाती कारों की हेडलाइट्स, ये सब रोमांटिक इल्यूजन्स नहीं, ये लिटरल वॉज हैं माइक्रो अवेयरनेस की कोटि की। आप चेतना के यूनिवर्सल स्ट्रीम के अंदर एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं। अब जब आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तब एम्पैथी रप्चर्स जैसे हर बीइंग हैज इट्स ओन हम। हर पत्थर की शांति, हर पौधे की छाया, एक विस्पर इन मॉर्निंग ड्यू। अपने पंजों को रिलीज करके आप यूनिवर्स की विंग्स पर राइड करते हैं। रात का आखिरी कदम ही आपके लिए एक गिफ्ट होगा। जब आप थोड़ा सा शेक योर ईगो सरफेस, रिलैक्स योर स्ट्रक्चर्ड आइडेंटिटी और महसूस करो आप सिर्फ अलग नहीं, आप हमेशा से जुड़े हुए, रूटेड, वाइब्रेटेड, कनेक्टेड हैं। और इस मोमेंट में जो भी स्मार्ट थॉट या हॉन्टिंग मिस्ट्री इन्वेट करे उसे वेलकम करो। डोंट फाइट, लेट माइक्रो चेतना रेजोनेट एंड सी हाउ योर ब्रेथ बिकम्स द नेक्स्ट वाइब्रेशन। अब आप थोड़े डीप स्लंबर के लिए तैयार हो। अपने सेंस को एक लाइट ब्रीज के जैसे लेयर्ड ऑब्जर्व करो। पेशेंस, रेवरेंस एंड ओपन हार्ट। सुबह की चाबी आपके अंदर ऑलरेडी हो सकती है। हम मिलेंगे अगले सेगमेंट में। सेगमेंट 9, द अल्टीमेट रिटर्न, द ग्रेट रेस्ट, जो सब कुछ रैप करेगा और इस कॉस्मिक को प्रेजेंस का फाइनल रिमाइंडर देगा, लेटिंग यू ड्रिफ्ट इनटू प्योर रेस्टफुल अवेयरनेस। गुड नाइट सोलफुल ट्रैवलर। रात ने अपनी पूरी गहराई पाली है। आप शायद बेड की नरम शीट्स पर लेटकर एक गहरी सांस ले रहे हैं। अब हम इस यात्रा के अंतिम और सबसे नरम दर्जे पर चल रहे हैं। एक ऐसा क्षण जिसे हम द ग्रेट रेस्ट कहते हैं। ये वो क्षण है जब सभी जगह की चेतना, सभी रिश्ते, सभी विचार, सभी हस्ताक्षर एक लहर में घुल जाते हैं और एक सबसे प्यारा, सबसे सरल विश्राम शुरू होता है। सुकून का यह अंतिम चरण है जहां आप सिर्फ हैं, ना कोई दर्शक, ना कोई अभिनेता, ना कोई कथावाचक, बस शांत चेतना, एक छुपा हुआ विश्राममयी अस्तित्व जो सभी विचलनों से बाहर होता है। एक अंतिम आराम जो हर विचार से परे है। सपने इस दुनिया का एक स्तर होते हैं, जीवन एक और स्तर। अहम मिट जाता है, फिर आप लूसिड बन जाते हो और पैनसाइकिक कंपन और आपस में जुड़ी चेतनाओं का एक शांत इल्यूजन दिखाई देता है। अब सभी दरवाजे खुले हैं, पर उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण दरवाजा है द ग्रेट रेस्ट। जब सब एटॉमिक स्पार्क भी चैन से हो जाता है, जब कल्पना भी गहराई से शांत हो जाती है, जब मन की नाड़ी भी थोड़ी देर बाद एक दयालु सन्नाटे में बदल जाती है। सोचिए, एक खामोश घड़ी की तरह जिसमें सेकंड हैंड भी अब चलना बंद कर रही हो, पर वक्त चल रहा हो। यह विश्राम का प्रतिबिंब है। सब कुछ चलना बंद, पर अस्तित्व का प्रवाह सतत, पूर्ण स्थिरता। आपका अस्तित्व सिर्फ शांत सफेद अणि है। इस जगह में आप अपने सभी शारीरिक अनुभवों को महसूस करते हैं। कंबल का भार, शीट का ठंडा स्पर्श, दिल की धड़कन का हल्कापन। शुद्ध अनुभव स्वचालित हो जाता है। आप उन्हें जज नहीं करते, बस महसूस करते हैं। यह पूर्ण एम्बॉडीमेंट का क्षण है। शरीर और चेतना आपस में घुल जाते हैं बिना किसी भ्रम या संघर्ष के। दार्शनिक केन विल्बर ने इस अवस्था को नॉन ड्यूअल रेस्ट कहा, जब आप अब न विषय हैं न वस्तु, बस अस्तित्व की एक जमीन है।
डिकार्ट का आई थिंक देयरफॉर आई एम का पूरा ज्ञान वहां भी होता है, पर वो सोचना भी विश्राम बन जाता है। कोई आवाज नहीं, सिर्फ व्यापक जानना। काल्पनिक संघर्षों का अंत सोचिए। अब तक हमने पहचान की जन्म लीला देखी थी, सिमुलेशन की गहराइयों में झांका, पैनसाइकिक कंपन पर बदले अहम को मिटाया, पर इन सभी प्रक्रियाओं में कहीं भी डीप रेस्ट पकड़ में नहीं आया। अब सेफ स्पेस है, अंतिम विश्राम की छांव। कल्पना में हम संघर्ष और मुक्ति को एक नृत्य के रूप में देखते हैं। रेस्ट उस ट्रैक के एंड जैसा है जहां आप पहाड़ पर पहुंच लेते हो और पीछे देखो तो पूरी घाटी का मुकम्मल अर्थ नजर आता है। हर थकान, हर खोज, हर सांस का मतलब। और वो सब किसी ग्रह की कंपन थी जो अब 0 पॉइंट पर सेटल हो चुकी है। समर्पण की कृपा, समर्पण एक खतरनाक शब्द लगता है, लेकिन जिस संदर्भ में हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो निर्मल और आशीर्वाद भरा है। जब आप इस अंतिम विश्राम में लेट जाते हैं तो सारा नियंत्रण छूट जाता है। युद्ध, योजना, निराशा का पूरा इनकार हो जाता है। आप पूरे ब्रह्मांड में बस एक छोटा बिंदु बनकर शांति की ओर डूब जाते हो। यह हार मानना नहीं है, यह सक्रिय विश्राम है। यह चेतना का एक कोमल गोता है जिसमें सोच नहीं, बस उपस्थिति है। यह एक शक्तिशाली अवतरण है, जैसे गहरे सागर में ध्यान रहित डाइव। यह मासूमियत की ओर वापसी है, सब कुछ रीसेट कर देता है। यह न सिर्फ विश्राम है बल्कि एक साफ सफाई की प्रक्रिया है। हर स्मृति, हर भावनात्मक अवशेष, हर सूक्ष्म संदेह, सब एक धीरे और कोमल वाइप आउट हो सकते हैं। एक तरह से हम खुद को एक नई स्लेट पर लाते हैं, लेकिन यह वाइप आउट आघातपूर्ण नहीं होता। यह एक ग्रेसफुल अनवाइंड है। एक वैज्ञानिक तुलना करें, मसल्स नींद में रिपेयर होते हैं, दिमाग भी डीप रेस्टफुल स्लीप में हीलिंग स्टेट में चला जाता है। हार्मोन रिलीज होते हैं, सिनेप्टिक कनेक्शंस रिवायर होते हैं। लेकिन यह ग्रेट रेस्ट और भी गहरा है। यह ऐसा विश्राम है जिसे पूरा माइंड बॉडी सिनर्जी सूक्ष्म स्तर पर सम्मान देता है। हर सेल एक हल्की कंपन की गिरावट में जाता है, सूक्ष्म उपचार होता है। अस्तित्व से एकता का अनुभव। इस पल में आपको लगता है मैं सब कुछ हूं। हर सांस सच्चाइयों के भीतर गूंजती है, हर विचार की श्रृंखला टूट चुकी है। आप सिर्फ प्रेजेंस के एक प्राचीन शक्तिशाली दर्पण जैसे हैं, एक दीवार से भी ऊर्जा से जुड़े हुए हों, शांत, लाखों मील पार करके एक कॉस्मिक रेस्ट के स्पा में। और यह अनुभव कोई परिदृश्य नहीं है, यह एक जीवित रसायन प्रक्रिया, लिव्ड एल्केमी है। एक ऐसा अनुभव किया गया स्मरण है कि न ज्यादा भौतिक चाहिए, न ज्यादा ड्रामा, बस शांति और अस्तित्व का सरल स्वीकार। उठकर जीने का बहाना सुबह होती है, अलार्म की बीप आती है, लेकिन अब आप थोड़ा सा बदल चुके हैं। उठते हो पर हरियाली नजर आती है, काम की ओर दृष्टिकोण दयालु रहता है, रूटीन में नहीं फंसते। अहम वापस आता है, विचार शुरू हो जाते हैं पर उन पर छाया बनी रहती है, उनकी रोशनी भीतर धीरे धीरे नापी जाती है। इसी कोमल मार्गदर्शन से ग्रेट रेस्ट का एक भावपूर्ण परिचय मिलता है। एक सटल एनर्जी व्हीकल लेकर आप जागते हो जहां सब कुछ नया है, यहां तक कि सांस लेने का पैटर्न भी। प्रकृति की धुन, पक्षियों की आवाज, कॉफी की खुशबू, सब कुछ पहले से अधिक गहरा लगने लगता है। जीवन एक वैध उपहार लगता है। ग्रेट रेस्ट हमें एक शांत नियति देता है, सजग कृतज्ञता के साथ जीने की, हर सुबह धीरे जागते हुए, पर कभी न भूलते हुए कि हमारी मूल पहचान रेस्टफुल अवेयरनेस है। न व्यक्ति, न कथा, बस वो उपस्थिति जो उनके पीछे है। अगला फरिश्ता, चेतना की वापसी। अगर हम इस यात्रा को चरणों में बांटें तो यह अंतिम चरण है एक दैवीय केंद्रीय खिंचाव का। कल तक हमने उछालें ली थीं, भ्रमों में, धोखों में, आपसी चेतनाओं में, सिमुलेशन की शंकाओं में। अब हम धीरे से लौट चुके हैं मैं हूं में। पर न वो इंडस्ट्रियल सेल्फ, न किसी का कोड, सिर्फ प्रेजेंस के अनछुए क्षेत्र में जाग चुके हैं। अगला कदम, उस चेतन स्थिति में जीना, न सोए हुए, न पूरी तरह जागे हुए, बल्कि लूसिडली अवेयर, जिसने अब दर्शन और न्यूरोसाइंस के साथ मिलकर एक ट्रूज बनाया है मिस्ट्री और एविडेंस के बीच। और जब आप सुबह उठते हैं, एक गरम कप चाय को सिप लेते हैं, वो एक क्षण होता है ज़ातकज़ना जैसे क्लैरिटी के लिए पहला सोनर बीकन। आप एक चेतन जीव हैं जिसे क्वाज़ाई स्पिरिचुअल इंसाइट्स और गहराई से जिए गए रिफ्लेक्शन से पोषण मिलता है। शुक्रिया और शांति का पल। यह रात यात्रा हमारी सोच का केवल रोलर कोस्टर नहीं थी, यह आपके अस्तित्व की हमिंग थी अक्रॉस लेवल्स।
और अब जब हम इस ग्रेट रेस्ट में लेटे हुए तल्लीन हो जाते हैं, तब हम खुद को और अपनी सरल उपस्थिति को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि अंत ही शुरुआत है, अंत ही एक नई शुरुआत है। इस रेस्टफुल अवेकनिंग को अपना लीजिए, फिर जीवन सुनता है। हर मग चाय, हर सूरज की किरण, हर एक संवाद की गूंज, सब एक टेस्टिमोनी है डीपर प्रेजेंस की। अब विश्राम करने दीजिए अपने आप को। आप अपने लेयर्स को धीरे धीरे ढीला कर रहे हो। अहम, संदेह, पहचान, सपना, सब फीके पड़ते जा रहे हैं। जो बचता है, एक सिंगल डाउट अवेयरनेस, वही अंतिम एंकर है। आप डीप स्लीप में एरी झर्रे हो गए हो। कल सुबह एक नई अवेयरनेस प्रोफाइल एक्टिवेट होगी और अधिक एम्बॉडीड, गहराई से एंकर्ड, पर हमेशा रेस्टफुल। अब सोचिए, एक अंतिम बार, अगर आप अस्तित्व के कहीं केंद्र में हो, क्या आप अभी ग्रीट करोगे इस रेस्टफुल प्रेजेंस से? अगर हां, तो इस विश्राम को शुरुआत मान लीजिए, और अंत भी, और बिकमिंग का एक चक्र। शुभ रात्रि सगीदे यात्री। आप डीप रेस्ट डिजर्व करते हो। अब हर ब्रीदिंग पॉज के साथ आप यूनिवर्स की जेंटल एम्ब्रेस में सो जाओ।